भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने 1909 का जो डिस्कशन है वो कर लिया था, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे। आकाश, चलो भाई, लास्ट जो डिस्कशन अपना हुआ था वो 1909 के अधिनियम के बारे में डिस्कशन हो चुका था। मेरे ख्याल से 1909 के अधिनियम में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसके बाद अगला अधिनियम कौन सा आता है? 1919 का अधिनियम। पर आया क्यों, क्या कारण रहे, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बताओ भाई, कैसे हो आप? सर्दी कैसी हो रही है आपके यहाँ बाबू? कैसा सर्दी हो रहा है आपके यहाँ? ठीक है, स्वाद आ रहे हैं जीवन के, नहीं आ रहे हैं, क्या मैटर है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब हम बात करते हैं 1919 का जो अधिनियम है वह भारत में क्यों आया। ठीक है, फटाफट नोट करिए, बताते हैं। 1909 का अधिनियम तो हो ही गया था। अब हम बात कर रहे थे 1919 एक्ट, 1919 अधिनियम। या फिर पहले ऐसा लिखो कि भारत में या विश्व में 1914 से लेकर 1918 के बीच में, 1919 से लेकर 1914 से लेकर 1918 के बीच में, यह वो समय था जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चलता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस समय चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस समय विश्व में चला। देखो, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना होता है। इसके पीछे का कारण क्या है बाबू? कारण इसके पीछे का यह है क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता हूं, बट आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, कारण वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इस वजह से, समझ रहे हो? तो जैसा मैंने बताया कि यहां पे प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला। लेकिन जब यह युद्ध अंत होता है, इस युद्ध का अंत हुआ, इस युद्ध का अंत वार्शवाई की संधि के साथ हुआ। किसके साथ? वार्शवाई की संधि के साथ, वार्शवाई की संधि के साथ हुआ, संधि के साथ हुआ। इस युद्ध का अंत वार्शवाई की संधि के साथ हुआ। ठीक है, चलिए। बैटल एंडेड विद कब हुई है वार्शवाई की संधि? 1919। एंडेड विद ट्रीटी ऑफ वार्शवाई, ट्रीटी ऑफ वार्सले और सलेस। इसको इंग्लिश में अलग तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में इसको अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो वार्सलीज की संधि है, इसको वार्सलीज बोलते हैं, वार्सलीज बोलते हैं इसको, वार्सलीज, या वार्शवाई भी इसको बोला जाता है, वार्शवाई। ठीक है बाबू, क्या आप समझ पाए? जी हाँ। अच्छा, जब ये सारी के सारे मैटर यहां पे हुए, तो इसके बाद एक और बात याद रखना, इस युद्ध की, इसी संधि के पश्चात इसका एक आउटपुट और निकलता है। जब ये संधि की गई, इस संधि का काम क्या था कि युद्ध को रोक दिया जाए। ठीक है, इसके द्वारा युद्ध समाप्त किया गया था, समाप्त हुआ था। इसके द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था। It ended the battle. It ended the battle. It ended the battle. It ended the battle. इसने युद्ध को समाप्त किया। लेकिन इसी संधि के आधार पर एक संघ का गठन किया जाता है। अब उस संघ का नाम क्या था? इसी संधि के आधार पर एक संघ बना, एक संस्था का निर्माण हुआ, एक संस्था का निर्माण हुआ जिसको कहा गया था लीग ऑफ नेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड, एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड दैट वॉज नोन एज लीग ऑफ नेशन, जिसको नाम दिया गया लीग ऑफ नेशन।
एक लीग ऑफ नेशन नाम की संस्था बनाई गई, लीग ऑफ नेशन। जिसको चिल्ड्रन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, चिल्ड्रन ऑफ वॉर। इसको एक उपनाम दिया जाता है, इसको चिल्ड्रन ऑफ वॉर भी कहते हैं, चिल्ड्रन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं युद्ध के बच्चे, युद्ध का परिणाम भी इसको बोला जाता है। चिल्ड्रन टर्म को जो यूज किया गया है वो एक तरीके से परिणाम के तौर पर यूज किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया। तो यहां पर जो लीग ऑफ नेशन की शुरुआत हुई है, चिल्ड्रन ऑफ वॉर की शुरुआत हुई है, युद्ध का परिणाम है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही बना लिया गया है, ठीक है जी हाँ। अब इसके जो निर्माता सदस्य थे या फिर इसको प्रारंभिक तौर पर जो इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर्स थे, इसमें फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, फाउंडिंग सदस्य यानी मेंबर्स कौन थे, यानी संस्थापक सदस्य कौन थे, संस्थापक सदस्य कौन थे। वो संस्थापक सदस्य के तौर पर आपको देखने को मिलता है यूएसए प्लस यूके, यानी अमेरिका प्लस ब्रिटेन, अमेरिका प्लस ब्रिटेन प्लस ब्रिटेन, ठीक है, याद रखना। सर यहां बताने का क्या लॉजिक है, क्यों बता रहे हो आप, इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हो या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, बात को समझो। जब ये सारा का सारा मैथोडिकल जो काम है यहां पर चल रहा था, तो लीग ऑफ नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, विश्व में शांति बनाए रखना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बाबू, ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव था विश्व में शांति बनाए रखना, विश्व में शांति बनाए रखना, पीस इन वर्ल्ड, पीस इन वर्ल्ड। लेकिन इस शांति को भंग कौन कर रहा था, ऐसा कौन था जो इस शांति को तोड़ रहा था, इस शांति को भंग कर रहा था, वो थे ब्रिटेन का उस समय अलग अलग देशों पर कब्जा था और उन देशों में विद्रोह चल रहे थे। तो लीग ऑफ नेशन का कहना था कि ब्रिटेन अपने क्षेत्रों के ऊपर कंट्रोल रखे और वहां रहने वाले जो लोग हैं वो ब्रिटेन से परेशान ना हो। क्या बताया मैंने कि इस समय ब्रिटेन का बहुत सारे देशों में कब्जा था, लगभग 20 देशों में ब्रिटेन का कब्जा था। तो ब्रिटेन के ऊपर एक प्रेशर था कि वो जहां जहां इसका कब्जा है उस कब्जे के अंदर लोगों के मध्य शांति बनाए। अब भारत के जो लोग हैं 1919 में आपको भी पता है कि वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वजह से ब्रिटेन का ही क्षेत्र होगा ना एक तरीके से वो, तो ब्रिटेन के अंदर अशांति है। तो लीग ऑफ नेशन का प्रेशर है ब्रिटेन के ऊपर कि ब्रिटेन भाई जब तुम इसके फाउंडिंग मेंबर हो, तुम यार संस्थापक हो यार, और तुम्हारे यहां पर आने पर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, शांति नहीं हो पा रही है, ठीक है, याद रखना। अब एक क्लास में पिंकी कुमारी जी हैं, पिंकी कुमारी जी का कहना है कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, बेटा पिंकी अब घर पे रहिए, शांत रहिए, है ना बाबू। बाकी जो बच्चे क्लास में उपस्थित हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या ये थ्योरी समझ में आई जो मैंने यहां बताई है ना, क्योंकि एक दो एक्सेप्शन हर एक क्लास में मिलते हैं, बट मैं भगवान से दुआ करूंगा प्लस आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मेहनत करके इस चीज को जान पाएंगी और भगवान आपको इतनी शक्ति देगा कि आप जान पाए, ठीक है। जिस दिन आप वास्तविकता में समझने की कोशिश करेंगे आप समझ जाएंगे। बाकी बच्चे बताओ बेटा आपको ये चीज समझ में आई जो मैंने यहां बताया। ये थ्योरी इसलिए बताई गई क्योंकि ब्रिटेन इस समय यानी 1919 के आसपास इस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, जो ब्रिटेन के खिलाफ थे। सीधी बात है, ब्रिटेन का राज था जो ब्रिटेन के खिलाफ थे, अतः लीग ऑफ नेशन का ब्रिटेन के ऊपर एक प्रेशर था। अतः लीग ऑफ नेशन जो बनी है, लीग ऑफ नेशन शांति चाहती थी, ठीक है, शांति चाहती थी। और इसी प्रेशर के चलते ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने भारत में 1919 का अधिनियम भेजा, इस वजह से भेजा गया था। सो ब्रिटेन सेंड
ब्रिटेन सेंड 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत में आया। बेटा ये बात आपकी किताब में लिखी हुई नहीं है, ये बात आपकी किताब में लिखी हुई नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपको आपकी किताब में लिखी हर चीज का मतलब, कारण, उसका प्रभाव सब पता हो, क्योंकि आप कोई आम छात्र नहीं है, याद रखना। नोट करो बाबू, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1919 अधिनियम से भारत में क्या हुआ। इसको बोलते हैं 1919 भारत शासन अधिनियम। नोट करते ही बता देना। बात आई समझ में? नोट डन, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बच्चे, चलिए इसके बाद आप हेडिंग डालिए, ठीक है, हेडिंग डालिए 1919 अधिनियम। 1919 अधिनियम, 1919 भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, अधिनियम या 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके अंदर होने वाले, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम दिया जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मोंटेग्यू कौन हुए? माउंटेग्यू, और ये हो गया चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड, माउंटेग्यू और चेम्सफोर्ड। कैसे कैसे काम करते हैं बताइए। देखो मोंटेग्यू उस समय कौन थे? भारत राज्य सचिव थे, भारत राज्य सचिव। और बाबू जो चेम्सफोर्ड थे इस समय, वो थे वायसरॉय। वो कौन थे? वायसरॉय, वायसरॉय, ये थे वायसरॉय। ठीक है, याद रखेंगे जी हाँ। अब एक बात और समझना भाई, इसके अंदर होने वाले प्रमुख बदलाव या प्रमुख सुधार, इसमें होने वाले प्रमुख बदलाव या प्रमुख सुधार, प्रमुख बदलाव, इंपोर्टेंट चेंजेस जिसके थ्रू भारत में आए। पहला पॉइंट, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। क्या मिला बाबू? महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। तो लिखिएगा, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, फीमेल्स गॉट वोट राइट, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। महिलाओं को, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, डालने का अधिकार मिला।
महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, ठीक है। वुमेन वुमेन गॉट द वोट राइट, women got the vote right, women got the vote right in India। भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, इससे पहले महिलाओं को कभी वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिला था, ठीक है, ठीक है। अब एक बच्चा है, संजना कह रही क्या ये सीमित मात्रा में मिला था? जी हाँ, ये सीमित मात्रा में मिला था। कहा गया था केवल वही महिला वोट डाल सकती हैं जो स्वर्णा है। स्वर्णा महिला कौन होती है? जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, केवल वही वोट डाल सकती हैं, ये बात इसमें कही गई थी। बट लेटर ऑन क्या किया गया, ब्रिटिशर्स को इस बात का अंदाजा हुआ कि इंडिया के अंदर जो फीमेल्स हैं वो स्वर्णा में भी हैं और मेजरली बाकी क्लासेस में भी हैं, तो बाद में चलकर इसको सभी महिलाओं के लिए कर दिया गया। शुरुआत में केवल स्वर्णा जो आपकी कुलीन वर्ग की महिलाएं होती हैं, यानी वुमेन ऑफ हाई क्लास जो होती है, उन्हीं को मिला था बस ये, ठीक है। बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अब मैंने बताया कि भाई अच्छा, अगर मैं विश्व में बात करूं, विश्व में पहली बार कब हुआ था ऐसा? विश्व में पहली बार 1893 में न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में मिला था 1893, विश्व में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार यहां मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, चुनाव की शुरुआत की गई। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया, डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया, स्टार्टेड इन इंडिया, स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में डायरेक्ट इलेक्शंस को स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। चलिए क्लियर जी। इसके अलावा नेक्स्ट, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कब की गई थी? बता रहे जरा, ये सवाल है आपके लिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन की स्टार्टिंग कब की गई थी? कब शुरू की गई थी बताओ? अप्रत्यक्ष की शुरुआत कब की गई थी? अच्छा याद रखना, इस समय भारत के अंदर 8 प्रांत हुआ करते थे, वहां पर इसको शुरू किया गया था। इसको भारत के 8 प्रांतों में शुरू किया गया था, इसको भारत के 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में स्टार्ट किया गया था, प्रांतों में शुरू किया गया था। स्टार्टेड इन 8 प्रोविंसेस। कितने प्रोविंस में स्टार्ट किया गया था? स्टार्टेड इन 8 प्रोविंसेस, 8 प्रोविंसेस, 8 प्रांतों में इसको शुरू किया गया था। जितने बच्चे 1892 बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, 1892 करेक्ट होगा। जो तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। बाकी आगे बढ़िए और लिखिए। 3 पॉइंट तो ये हो गए, और चौथा पॉइंट है इसमें, इसी अधिनियम के आधार पर भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की बात कही गई। अब यह पॉइंट आपको थोड़ा दिमाग लगा के सुनना होगा। इस अधिनियम के आधार पर, इस अधिनियम के आधार पर, अधिनियम के आधार पर, आधार पर भारत में पहली बार, भारत में पहली बार इस अधिनियम के आधार पर भारत में पहली बार, ठीक है, ठीक है बेटा। अंशु ज्यादा स्मार्ट मत बनो बाबू, आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो यार, इतने अच्छे हो आप, तो आगे और क्या ही कर रहे हो, ध्यान दो यहां पे। तो इस अधिनियम के आधार पर भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की बात की गई, सिविल सेवा परीक्षा की बात कही गई, कही गई, और सिविल सेवा परीक्षा भारत में पहली बार कराई भी गई, ठीक है। और भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा हुई भी। तो भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा हुई कब है, कहां हुई है? तो ये इलाहाबाद में हुई, इलाहाबाद में हुई 1922 में, ठीक है। मतलब देखो चीजें होने में टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, तो टाइम हो गए और परीक्षा हो जाती है इलाहाबाद में।
that was organized in Allahabad in 1990 in 1922. ओके की रिपोर्ट? यस सर। लेकिन बात क्या थी, ये काफी सफल रहा, ये एक प्रयास था, एक ट्रायल बेसिस पर ये सब कुछ किया गया था कि अगर अच्छा रहा तो आगे कराएंगे, अच्छा नहीं रहा तो आगे नहीं कराएंगे अपन। तो ये रहा बहुत बढ़िया, क्या अरे वाह 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 क्या बात है, मजा आ गया। तो जब ये चीज अच्छी मानी गई तो यह सफल रहा, यह सफल रहा, सफल रहा, सक्सेसफुल था ये, और प्रॉफिटेबल भी था। अब तक परीक्षा कहां होती थी? अब तक लंदन में होती थी, पहली बार इंडिया में हुई, जो सक्सेसफुल रहा। तो अब आगे सिविल सेवा आयोग बनाने की बात कही गई, भारत में सिविल सेवा आयोग बनाने की बात कही गई। तो उसके बाद भारत में सिविल सेवा आयोग की मांग, भारत में सिविल सेवा आयोग की मांग कही गई, सिविल सेवा आयोग की मांग की गई, की मांग हुई। इसका मतलब क्या है? देखो आपसे मैं कहूं कि डीएम कैसे बनते हैं, तो आप कहोगे यूपीएससी का पेपर निकालकर, आप यहीं गलती कर दोगे। यूपीएससी का कोई पेपर नहीं होता, समझे बेटा, यूपीएससी का कोई पेपर नहीं होता। यूपीएससी तो एक आयोग है जो पेपर कराता है। सर मैं एसएससी का पेपर निकालूंगा, अबे गधे एसएससी का तो कोई पेपर ही नहीं होता, पेपर तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस ये होते हैं। अच्छा फिर एसएससी क्या करती है? एसएससी पेपर कराती है। ऐसे ही क्या होता है, जो सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी, यूपीएससी का पेपर नहीं होता, यूपीएससी पेपर कराती है। सीएससी का पेपर, स्टेट्स का पेपर, ठीक है, वो सब पेपर ऐसे कराती है। आरओ का पेपर, एआरओ का पेपर, सीडीएस का पेपर, एनडीए का पेपर, ये सब यूपीएससी कराती है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, भारत के लोग कह रहे हैं कि भाई ये कमीशन अभी लंदन में है, उस कमीशन को भी इंडिया में बुला दो, बात खत्म करो। तो इनकी बात पर मांग की गई, डिमांड फॉर सिविल सर्विस कमीशन, डिमांडेड फॉर, डिमांड्स फॉर सिविल सर्विस कमीशन, कमीशन डिमांडेड फॉर सिविल सर्विस कमीशन, कि भाई ऐसे अपन सिविल सर्विसेज कमीशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब ये बात जब कही गई कि ओके गॉचा, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई। तो इसमें क्या बनाई जाती है बाबू? एक समिति बनाई गई, इसी संदर्भ में एक समिति बनाई गई, एक समिति का गठन किया गया। समिति का नाम क्या था? ली समिति, ली समिति, ली कमेटी। इसमें समिति का नाम था ली कमेटी, ली कमेटी, ली कमेटी का नाम इसमें दिया गया है। ली कमेटी 1923 में बनी है। कब बनी है? 1923 में बनी है। 1924 में इसने रिपोर्ट दी है। ली कमेटी बनी है 1923 में, रिपोर्ट भाई है, समिति बनी, समिति बनी, 1924 में इसकी रिपोर्ट आई, 1924 में इसकी रिपोर्ट आई, और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1926 में भारत के अंदर, इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसकी जो भी रिपोर्ट आई वो मैं यहां लिख देता हूं। इस समिति की जो भी रिपोर्ट आई, इसी आधार पर, इस आधार पर 1926 में पीएससी आयोग बना, पीएससी आयोग बना, पीएससी आयोग। इसका मतलब है पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग बना, पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन, कमीशन बना, पब्लिक सर्विस कमीशन बना, यानी लोक सेवा आयोग बना। कहां बना? दिल्ली में। यही आगे चल के यूपीएससी बनेगा। लोक सेवा आयोग बना, कहां बना है बाबू? ये दिल्ली में। कहां बना? दिल्ली में। ठीक है, याद रखना, कृपया करके नोट करिए, यही आगे चल के यूपीएससी बनेगा, उसको आगे बात करेंगे।
ठीक है, चलिए अगर बात समझ में आई है तो बताइए, इससे आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू मुनेशी गुचर, थैंक यू। बाबू यही जो कमीशन है पीएससी आयोग है, ये दिल्ली में बना था, इसका नाम पीएससी था, पहले लोक सेवा आयोग था। अब 1935 में ये एफपीएससी बन जाएगा और फिर 1947 में ये यूपीएससी बन जाएगा। तो यही है यूपीएससी जो यहां बना है। जैसे अब आपको समझ में आए तो बताना भाई। और भी इसमें काम हुए हैं, इस अधिनियम में और भी काम हुए हैं जिसको हम देखते हैं। ठीक है, चलो। एक बच्चा कह रहा है सर 1854 में जो सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम की बात कही गई थी वो कहां कराया था? वो लंदन में कराया था नीरज। आगे बढ़िए। इसके बाद क्या होता है? 1919 में अन्य परिवर्तन, 1919 अधिनियम के अंदर ही 1919 अधिनियम ही चल रहा है, इसमें और क्या काम हुए हैं? अधिनियम चल रहा है, अब यही 1919 एक्ट चल रहा है। तो वो 1919 एक्ट को समझने की कोशिश करिए अभी। इसके अंदर भारत के अंदर प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की गई। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की गई। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की गई। शासन की शुरुआत की गई। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखना। इसका मतलब क्या है प्रांतीय स्तर पर? इसको बोलते हैं डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, डायरकी एट प्रोविंस। इसका मतलब होता है कि जैसे आज की डेट में है, जैसे मैं आज की डेट में बात बताऊं कि जैसे अपन ये मान के चलो, मैं अपनी बात करता हूं। या रुको दोबारा बना लेता हूं, इसमें क्या है। अब जैसे मैं आज की डेट में बात करता हूं कि हाँ ठीक है, ठीक है, जैसे अब ये मान के चलिए इंडिया का मैप है अपना, है जी, जी हाँ। अब इसमें मैं हूं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूं यहां पर। लेट्स सपोज आई एम बिलोंगिंग टू दिस उत्तर प्रदेश। गलत बन गया मैप। ठीक है, ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग कर रहा हूं। अरे बन जा भाई यार। ठीक है, मैं बिलोंग कर रहा हूं उत्तर प्रदेश से, यूपी। ठीक है, तो मान लिए लेट सपोज दिस इज यूपी, लेट सपोज। अब मेरे ऊपर किस किस का रूल चल रहा है यहां पर? मेरे ऊपर किस किस का रूल यहां पर चल रहा है? तो सर मेरे लिए इस क्षेत्र के लिए कानून कौन बना सकता है? यहां के लिए जो लॉज बना सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं, वो दो लोग बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं सर? दो लोग बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं? एक तो पीएम बना सकता है और एक सीएम बना सकता है। लॉज बना सकते हैं दो लोग, एक पीएम बना सकता है प्रधानमंत्री, एक सीएम बना सकता है मुख्यमंत्री। कैसे सर? ये मेरे ऊपर कानून इसलिए बना सकते हैं क्योंकि ये सेंटर में, केंद्र में रहते हैं, क्योंकि ये केंद्र में रहते हैं ना, तो मैं भारत का भी तो हिस्सा हूं, ये भारत के लिए कानून बनाते हैं। अपन सीएम भी बना सकते हैं क्योंकि ये स्टेट में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि भैया मैं राज्य का भी तो हिस्सा हूं, तो मेरे लिए जो कानून है वो दो लोग बना सकते हैं। अब लॉ मेकिंग यहां कितने लोगों के द्वारा की जा रही है? एक के द्वारा, दो के द्वारा। ये एक राज्य है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डायरकी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डायरकी। इसको कहते हैं अपन द्वैध शासन। अब इसमें प्रांतीय स्तर पर शुरू किया गया का मतलब क्या था? एक ही राज्य के अंदर दो लेवल्स, मतलब उत्तर प्रदेश में ही कानून बनाने की दो क्षमताएं, उसको बोलते हैं प्रोविंशियल्स। मतलब इसमें यूपी के अंदर ही दो लोग कानून बना पाएंगे, एक प्रांत के अंदर ही दो लोग कानून बना पाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोविंशियल सिस्टम। दूसरा, द्विसदन शासन की शुरुआत की गई। द्विसदन शासन की शुरुआत की गई, अब ये द्विसदन शासन क्या होता है भाऊ?
सर द्विसदन शासन, दैट इज कॉल्ड बाइकैमेलरिज्म। इसको बोलते हैं बाइकैमेलरिज्म। इसको क्या बोलते हैं? बाइकैमेलरिज्म। और बाइकैमेलरिज्म क्या होता है? देखो, अगर भारत के लिए कानून बनना है सेंट्रल लेवल पर, तो कानून बनाने के लिए अपने सदन काम करते हैं दो, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो यहां कानून बनाते हैं, कानून दो सदनों से मिलकर बनता है। कानून दो सदनों द्वारा बनता है, दो सदनों द्वारा बनता है, दो सदनों द्वारा बनता है। कानून दो सदनों के द्वारा बनता है। अब दो सदन कौन कौन से? टू हाउसेस कौन कौन से? टू हाउसेस बाबू, टू हाउसेस हैं आपके। एक तो हो जाएगा राज्यसभा, है ना, एक तो हो जाएगा राज्यसभा, एक हो जाएगा राज्यसभा, और एक हो जाएगा अपना लोकसभा, एक हो जाएगा अपना लोकसभा। ठीक है, तो अब इन दोनों के द्वारा जैसे कानून बनाए गए, तो दो हाउस नहीं हो गए अपन, तो दो ही सदन नहीं हो गए, सदन दो हो गए, तो दैट इज कॉल्ड द्विसदन। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रेडी होना ये बड़ी बात होती है, अपने आपे में बड़ी बात होती है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब द्विसदन जो भारत में पहला बना, उसके अंदर दो हाउसेस भी बनेंगे। अब उनकी हम बात करेंगे कि दो सदन यहां कौन कौन से बने थे, क्योंकि भाई वो तो बनाने पड़ेंगे, बिना उसके तो बात नहीं चल सकती ना। तो उन दो हाउसेस की बात करते हैं। पहले मुझे ये बताइए, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? दोनों में समझ में आई या नहीं है? बेटा, दोहरा शासन कुमावत मेरे भाई, दोहरा शासन डायरकी होता है। ठीक है, नोट करो फिर बताओ। समझ में आई बात? हाँ, साहिल, साहिल मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी साहिल है। वो तो मतलब अलग ही चीत आदमी है। उसने एक गाना है उसका, दूर तक पीछा नहीं जावे गाड़ी त्रे यार की। ठीक है। गच काम है भाई। बात आई समझ में? ओके, समझ आ गया? आगे बढ़े। अब यहां पे बने हैं दो सदन, जैसे हमारे यहां वर्तमान में राज्यसभा लोकसभा है, ऐसे यहां पे दो सदन बने। इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? इंग्लिश में लिख सकते हैं, वेयर लॉ मेकिंग इज डन बाय द टू हाउसेस, वेयर लॉ मेकिंग इज डन बाय टू हाउसेस, दिस इज कॉल्ड बाय कैमलरिज्म। ठीक है, अब इसको दो तरीके से अपन समझते हैं। ठीक है, याद रखिए। पहला तो यहां पर बनाई जाती है एक राज्य परिषद, एक राज्य परिषद का गठन किया गया। ठीक है, एक राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट काउंसिल, है ना बाबू? एक दूसरी बनाई जाती है एक दूसरी बनाई जाती है विधान परिषद। हाँ, विधान परिषद। और ये जो कहलाती है भाई, दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अब यहां पे आप समझना, जो स्टेट काउंसिल है, और इधर समझना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्या? कि भाई आज की डेट में जो राज्यसभा है वो इसके जैसी है, मतलब बिल्कुल लाइक राज्यसभा, लाइक राज्यसभा। और ये जो थी बाबू, दैट इज लाइक लोकसभा, ये लाइक लोकसभा थी, ये लोकसभा की भांति थी, ये राज्यसभा की भांति थी उस समय की। ठीक है, तो अब ऐसी परिस्थिति में इसका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कार्यकाल कितना था, कार्यकाल, तो आप इसका कार्यकाल बताएंगे 5 अथवा 6 वर्ष, अथवा 6 वर्ष। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि बाबू कुछ किताबों में 5 दिया हुआ है, कुछ किताबों में 6 दिया हुआ है। आंसर वैसे इसका क्या है? पहली साल 6 रहा था, फिर 5-5 रहा है। ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल है 3 वर्ष का, इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। इसका टेन्योर कितना है? 3 वर्ष का। इसमें कितने सदस्य होंगे स्टेट काउंसिल में? सर, इसके अंदर सदस्यों की संख्या है 60, वो 34 ऐसे होंगे जिनके लिए इलेक्ट होंगे, जो 26 ऐसे होंगे जो नॉमिनेट होंगे, नॉमिनेट, तो इलेक्ट होंगे और नॉमिनेट होंगे, 34 और 26। ठीक है, ओके।
अब इसके अंदर कितने होंगे सर जी? 145 होंगे, 145। और इसके अंदर 104 जो होंगे उनके लिए चुनाव होगा, 104 के लिए होगा चुनाव, चुनाव होगा। और बाकी जो होंगे, जैसे आपके बच्चे कितने, 41, वो सर नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्त, मनोनीत होंगे, मनोनीत। ठीक है, ऐसे यहां पर कुछ क्रिएट हुआ। इसका जो अध्यक्ष होगा स्टेट काउंसिल का, वो वायस रॉय होगा। ठीक है, जैसे अपना क्या इधर राज्य परिषद जो होता है, राज्य परिषद, इसका अध्यक्ष होगा हमारा वायस रॉय। इसका अध्यक्ष कौन होगा? वायस रॉय। और जो ये होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका अध्यक्ष जो लोग चुनेंगे वो चुना जाएगा, इसका अध्यक्ष अलग से चुना जाएगा। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? नॉमिनेट मतलब नियुक्त होंगे। आदित्य, मैंने इसीलिए यहां इंग्लिश में और यहां हिंदी में लिखे ताकि तुम्हारे दिमाग में ये रहे कि हाँ भाई ओके ओके समझ जाए। ठीक है, चलिए। कहीं कहीं 144 भी लिखा आता है बेटा, वो 144 प्लस 1 लिखा आता है। 144 प्लस 1 का मतलब क्या है? 144 सदस्य और एक मुखिया। वो जो एक मुखिया था उसका नाम था फ्रेडरिक व्हाइट। ठीक है, इसमें मुखिया अलग से चुना गया था, मुखिया अलग से चुना गया था। मैं एक बार में लिख देता हूं इसको, 145 से लिख देता हूं मुखिया इंक्लूड करके। और मुखिया का नाम था फ्रेडरिक व्हाइट। मुखिया का नाम क्या था? फ्रेडरिक व्हाइट। चेयरपर्सन का नाम क्या था? फ्रेडरिक व्हाइट। व्हाइट मुखिया यानी अध्यक्ष कौन चुना गया था? वो था आपका फ्रेडरिक व्हाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया आकाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, आपने तो मजा ही दिवा दिया। आकाश यकीन मानना, शुक्र करिए आप ऑनलाइन में, ऑफलाइन में होते तो आपको पता लगता। खैर, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, अलग लेवल। अगर ये बात आप समझ पाए हैं तो इसके थ्रू क्या हुआ? भारत में इससे स्थायी शासन की नींव डलती है। यानी भारत के अंदर ये कहा गया कि अब कानून भी भारत में ही बनेंगे, लागू भी भारत में ही होंगे। इसके थ्रू ये चीज यहां पर हो जाती है। अब काफी सारा मैटर जो है बहुत बहुत मतलब वैसा हो गया, इसमें भारतीयों को प्रशासन में बहुत कम स्थान मिला। ठीक है, याद रखना, नोट करके नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, नेक्स्ट पेज की थियरी है वो थोड़ी अलग से आपको समझनी पड़ेगी। क्या है मैटर, पूरा मैटर क्या था? काइंडली अंडरस्टैंड दिस। 1919 के अधिनियम के बाद, 1919 के अधिनियम के बाद, 19 के अधिनियम के बाद भी भारतीयों को प्रशासन में स्थान नहीं मिला। भारतीयों को प्रशासन में स्थान नहीं मिला, प्रशासन में स्थान नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, नहीं मिला। तथा भारतीय डोमिनियन राज्य के दर्जे की मांग करने लगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि 1919 के अधिनियम के बाद भारतीयों को प्रशासन में स्थान नहीं मिला तथा भारतीय डोमिनियन राज्य के दर्जे की मांग करने लगे। भारतीय डोमिनियन
दर्जे की मांग करने लगे, दर्जे की मांग करने लगे, मांग करने लगे। अब आपके पेट में गुलगुली हो गई होंगी कि अरे अरे अरे, ये डोमिनियन क्या लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है? इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा। अभी जैसा लिखा है चुप से लिख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा ये है क्या। कुछ एक दो क्लास के बाद डोमिनियन पे हम बात करेंगे, व्हाट इज डोमिनियन। अभी के लिए समझ लो कि भारतीय एक तरीके से ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन के लोग यहां से भाग जाएं, हम अपने आप प्रशासन चला लेंगे, लेकिन वो हमारे माई बाप बन के रहेंगे, कि दूर रहेंगे, राज उनका ही चलेगा, बस जो सत्ता है वो हमारे हाथ में होगी, राज ब्रिटेन का होगा, कानून बनाने की जिम्मेदारी भारतीयों की होगी। डोमिनियन का मतलब हो गया यहां पर ये, इंडियंस वर नॉट in administration so demanded dominion status, so demanded dominion status, so demanded dominion status। तो उन्होंने किसकी मांग कर दी बाबू? डोमिनियन स्टेटस की उन्होंने मांग कर दी है। समझ गए सर? समझ गए? ओके सर। बाबू जब डोमिनियन स्टेटस की मांग इनके द्वारा की गई, जब उनके द्वारा डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, अच्छा डोमिनियन स्टेटस की तो मांग की, और भारतीयों ने, ब्रिटेन ने मांग पूरी नहीं की, ब्रिटेन ने मांग पूरी नहीं की तो भारतीयों ने विरोध कर दिया। पूरी नहीं की तो भारतीयों ने 1919 अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया। क्या किया इसके खिलाफ भाई? विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या करा इंडियंस ने? 1919 अधिनियम के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कर दिया। बेटा स्वराज की मांग बाबू 1929 में आएगी, उससे पहले डोमिनियन की डिमांड आएगी, ठीक है? वो स्वराज वाली मांग जो आपने पढ़ रखा है, वो एक छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि लाहौर अधिवेशन 1929 वाला 1930 में 26 जनवरी को मांग की गई थी, वो अलग चीज है बच्चे, ठीक है? ये डोमिनियन स्टेटस की मांग है। अब ब्रिटेन ने क्या करा? ब्रिटेन ने मांग पूरी नहीं की तो भारतीयों ने क्या कर दिया? भारतीयों ने 1919 अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। जब भारतीयों ने ऐसा प्रदर्शन करा तो ब्रिटेन ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया, और रोलेट एक्ट लागू किया। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? अप्रैल 1919 में। अच्छा बात यह है, रोलेट एक्ट बना कब था और इसका नाम रोलेट एक्ट क्यों था? इसका नाम रोलेट एक्ट इसलिए था क्योंकि इसको बनाया गया था 1917 में। ये 1917 में सिडनी रोलेट ने बनाया था, सिडनी रोलेट द्वारा, सिडनी रोलेट ने बनाया था इसको, रोलेट, इसको सिडनी रोलेट के द्वारा बनाया गया था 1917 में। ओके जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रिटेन ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया। अब जैसे ही ब्रिटेन ने यहां पर रोलेट एक्ट लागू किया है, ब्रिटेन ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया अप्रैल 1919 में, इस कारण भारत में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला मैस्केयर हुआ यहां पर। अब इसके बाद इसमें ब्रिटेन की गलती थी, इसको शांत करने के लिए। अब मेरी बात को समझना, ये पूरा जो पोर्शन है कि ब्रिटेन भारतीयों की मांग पूरी नहीं हुई है, तो ये वाला जो संपूर्ण पोर्शन है ये बहुत मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। ये कहां पढ़ेंगे भाई? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये वाला पूरा पोर्शन। हाँ, अभी जितना बताया है अभी के हिसाब से उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। अभी यहां पे मैंने जितना बता सकता था आपको टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये हिस्सा हम एक बार फिर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे
कि आखिरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। हिस्ट्री, वो आप तभी जान पाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। ठीक है, याद रखना। वो सब कुछ मैं इसी के थ्रू बताऊंगा। एक बच्चा कह रहा है लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। बेटा विजय तुम्हें क्या कहूं मैं, अबे यार नवंबर 1928 में डेथ हुई थी उनकी। ठीक है, और मुझे ये मत बताओ कि बाबू जनरल डायर ने कहा था। जनरल डायर का पूरा नाम पता है क्या? नहीं पता ना। उनका नाम था माइकल ओ डायर, जो ऑनवेल होता है वो का मतलब। आदेश क्यों दिया था, क्या परिस्थितियां रही थी, लोग इकट्ठे ही क्यों हुए, क्या जरूरत पड़ रही थी, वो सब की सब जो बातें हैं ना बाबू, वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना आप। ठीक है, अभी मैं बस ये बताना चाहता हूं कि भारतीयों ने 1919 के अधिनियम को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इसको मानेंगे ही नहीं जी, कतई ना माने। अब जब ये बात बिल्कुल मानने के लिए मना कर दिया गया, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो ब्रिटेन ने इसको शांत करने के लिए, ब्रिटेन ने शांति स्थापित करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। शांति स्थापित करने के लिए कहा था कि 1919 अधिनियम को केवल 10 वर्ष के लिए रखा जाएगा। कहा था कि 1919 अधिनियम 10 वर्ष के बाद पुनः मूल्यांकित होगा। पुनः मूल्यांकित होगा। तो फिर ब्रिटेन ने जब ये कहा, तब जाके इंडियंस शांत हुए थे। समझ में आई? जी हां। तो बाबू आफ्टर दिस फॉर पीस British government declared that 1919 Act will be re-evaluate after 10 years. Re-evaluate after 10 years. 10 years. वो 10 वर्ष के बाद इसको हम स्थापित करेंगे। अब 10 वर्ष के बाद का मतलब क्या, 1929 में होना चाहिए था। अब 1929 में होना चाहिए था, हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में कल की क्लास में चर्चा होगी। रोलेट एक्ट क्यों बना था? अब कर रहा है ये फिर से बाबू वही वाली बात विजय वर्मा। बेटा विजय, रोलेट एक्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1919 अधिनियम में भारत के जो लोग थे इस एक्ट को मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो सिडनी रोलेट ने 1917 में एक दिमाग में विचार आया था कि अगर देश के खिलाफ विद्रोह हो जाए तो उसको कैसे संभालेंगे। तो एक मार्शल कानून बनाया गया कि सेना शक्तियों का प्रयोग कैसे करे। उसको नाम दे दिया उसने रोलेट, अपने नाम के नाम से। ठीक है, और वो इसलिए बनाया था ताकि भारत में कोई ब्रिटेन का विरोध ना करे। और विजय मेरे बाबू, आपका वो पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा जो आप पढ़ना चाहते हो ना, आपको वो पढ़ने से सिलेक्शन होगा जो मैं पढ़ाना चाहता हूं, है ना। हाँ, आप यहां वो पढ़ने के लिए आइए जो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, मैं आपको समझदार समझता हूं। मैं समझता हूं कि आप अपने घरवाली की जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आप वास्तविकता में समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने पूछा। किसी और बच्चे का कोई और डाउट हो तो बेटा अब पूछ लो, अब आपका डाउट बताया जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो और बताओ आपके जो जीवन है कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, क्योंकि मैं आपके समर्थन में खड़ा हूं। और हमारी क्लास में किसी छात्र को परेशानी हो जाए ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हैं? बताइए। होना चाहिए। राम राम जी, राम राम भाई साहब। बात आई समझ बेटा? इस तरीके से पॉलिटी आप जीना सीखिए। ठीक है, हर एक चीज क्यों हुई थी वो समझिए। जी हाँ, राणा को हाँ नहीं, राणा को जी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। सर टेस्ट नहीं होता क्या?
टेस्ट ये आपका, मैं 5वीं 6ठी क्लास थोड़ी पढ़ा रहा हूँ बाबू जो टेस्ट कराऊंगा, हाँ? स्कूल नहीं है बेटा ये। आप खुद से टेस्ट लगा सकते हैं, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हाँ? 30% की समथिंग था ही ना इसका आंसर। जी हाँ बेटा, वैभव उसके अंदर शामिल है। ठीक है, मयंक बलहारा, मैं देख लेता हूं उसको। ठीक है, राजाओं की सीरीज अच्छी लगी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ भाई, राजाओं की एक सीरीज हमारी चल रही है जो मेरे इंस्टाग्राम पे चल रही है, जीतराना.77 पे, वहां हर रोज एक नए राजा आ रहे हैं और आज बहुत तगड़े राजा आ रहे हैं। सर पीसीएस चेंज इन पीसी, नहीं पीएससी चेंज इन पीसी, अरे नहीं बेटा, पीएससी अलग होता है और पीसीएस अलग होता है। लिखवाते बहुत हो मास्टर। क्योंकि लिखने से सिलेक्शन होता है गधे, लिखवाते बहुत हो। तो भैया चले जाओ कहीं और है, चलो। अरे कोई बात नहीं अवंतिका। हाँ बेटा समरीन, इसका जवाब मैं किसी और दिन दूंगा, वो तो आप समझते हैं कि हाँ नहीं दे सकता, पर हाँ जरूर दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है चलो, अब कल मिलते हैं अंकित, अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर शाम को मुलाकात करेंगे अपन अपनी क्लास।